तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ नमामि फ्री स्मार्ट क्लासेस। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं? कक्षा 10वीं विषय गणित, प्रश्नावली 4.1। ठीक है, और हमने ये नया अध्याय 4 जिसका नाम क्या है, द्विघात समीकरण, ये चालू कर दिया है। तो बिना देरी किए हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो देखिए, अध्याय 4 क्या कहता है, द्विघात समीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले द्विघात समीकरण होता क्या है? आपने कक्षा 9वीं में पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि द्विघात समीकरण क्या होता है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। ठीक है, तो ऐसा समीकरण जिसकी सबसे बड़ी घात कितनी हो, 2 की घात हो। ठीक है, और इसका जो व्यापक रूप होता है उसको हम कैसे लिखते हैं? ये होता है ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0। ठीक है, ये होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। इसका मतलब ये है कि कोई समीकरण इस फॉर्म में हो। मान के चलो यहाँ पर क्या है, 4x वर्ग धन 3x धन 4 बराबर 0। यदि इस तरीके का कोई भी समीकरण है, ठीक है, तो वो समीकरण हमारा कौन सा कहलाएगा? द्विघात समीकरण कहलाएगा, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी घात कितनी की है? 2 की। ठीक है, यदि यही घात 3 की हो जाए तो वो त्रिघात समीकरण कहलाता है। और यही घात में कोई घात ना हो, एक की घात हो, ठीक है, तो वो रैखिक समीकरण कहलाता है। लेकिन हमें अब क्या पढ़ना है? द्विघात समीकरण। ठीक है, अब देखो कंडीशन क्या क्या बनती है कि कौन कौन से समीकरण द्विघात समीकरण होते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ये वाला पद हो। ठीक, कोई समीकरण 4x वर्ग धन 4 ऐसा भी हो सकता है, तो भी ये द्विघात समीकरण कहलाएगा, क्योंकि ये वाला जो है संख्या वो 0 हो गई है। मतलब 4x वर्ग धन 0x धन 4। ठीक है, भले है तो उसी फॉर्म, भले ही 0 हो। ठीक है, अकेला 4x वर्ग हो तो ये भी द्विघात समीकरण कहलाएगा। ठीक है, अकेला x वर्ग बराबर 0 हो तो ये भी द्विघात समीकरण कहलाएगा। ठीक है, अकेला 3x बराबर 0 हो तो ये द्विघात समीकरण नहीं कहलाएगा, क्योंकि इसके ऊपर घात कितने की है? 1 की। ये रैखिक समीकरण कहलाएगा। तो समझ में आया, ये भी द्विघात है, ये भी द्विघात है, ये भी द्विघात है, और ये भी द्विघात है। सब कुछ हट जाए, लेकिन x के ऊपर जो 2 की घात लगी है वो रहना जरूरी है। यदि ये नहीं रहेगी तो वो समीकरण द्विघात होगा ही नहीं। नाम ही उसका द्वि, संस्कृत में द्वि यानी दो, घात यानी घात होता। ठीक है, तो द्विघात यानी दो घात वाला। ठीक, तो चलो हम बढ़ते हैं सीधे प्रश्नावली की तरफ और करते हैं इसके क्वेश्चन। तो प्रश्नावली 4.1 का पहला क्वेश्चन क्या है? जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब इन्होंने कुछ हमें समीकरण दिए हैं। ठीक है, 8 क्वेश्चन है, और इसमें वो पूछ रहे हैं क्या ये, इनकी जांच करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। ठीक, तो अभी हमें ऐसे नहीं बता सकते कि द्विघात समीकरण है या नहीं, इनको हमें तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, जब इनको हम तोड़ेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तभी हमें पता चल सकता है कि द्विघात समीकरण है या नहीं। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, इसको मैं सॉल्व भी कर रहा हूँ यहाँ से। ये हल ही है। ठीक है, क्या दिया है? x धन 1 का वर्ग बराबर 2 x ऋण 3। तो पहले इसको सही कर लो। तो x धन 1 का वर्ग, यहाँ पर एक सर्व समीकरण होती है a धन b का वर्ग। ठीक है, वो यहाँ पे लगा दो। तो क्या होती है? a वर्ग धन b वर्ग धन 2ab। तो यहाँ लगा दो क्या? x वर्ग धन 1 का वर्ग धन 2ab, यानी x इंटू 1 बराबर, इसका 2 का अंदर गुणा कर दो। 2 का x में करेंगे तो हो जाएगा 2x ऋण 2 तिया 6। इसको करो अब, तो x वर्ग धन 1 का वर्ग कितना होता है? 1। 2 का x में करेंगे तो 2x बराबर 2x ऋण 6 यहाँ पर है ही। ठीक है, इस पूरे को इस साइड पक्षांतर कर दो, तो यहाँ पर है x वर्ग धन 1 धन 2x। इस साइड करेंगे 2x ऋण का हो जाएगा और 6 धन के हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ से 2x और 2x कट जाएंगे। क्यों कट जाएंगे? क्योंकि एक धन का है, एक ऋण का है। ठीक है, चलो देखते हैं अब क्या बचता है। 6 और 1 हो जाएंगे 7। तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास x वर्ग धन 6 और 1 7 बराबर क्या है अपना? 0। अब आप लोग बताइए क्या यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है? अब देखो, मैंने अभी जस्ट पहले समझाया था कि 2 की घात है, भले ही x वाला ना हो, लेकिन वो द्विघात समीकरण माना जाता है। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण है। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? तो हम लिखेंगे, इसको मान लो समीकरण 1, और हम इसमें एक लाइन लिखेंगे क्या? समीकरण 1 की तुलना द्विघात
समीकरण के मानक रूप या व्यापक रूप कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं। तो मानक रूप क्या होता है, ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से करने पर। इसमें ये लाइन लिख देना, मतलब इसको एक्सपेंड करने के लिए हम ये लाइन लिख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सवाल बढ़ाने के लिए। तो जब इससे तुलना करेंगे तो देखो हमारे पास यहाँ पर देखो एक्स वर्ग से इसकी तुलना हो रही, एक्स से कोई नहीं है तो 0 हो जाएगा और सी की जगह 7 हो जाएगा, मतलब ए बी सी के यहाँ से हमें मान मिल जाएंगे। तो यहाँ से हमारा ए बराबर 1 हो जाएगा, बी बराबर 0 हो जाएगा और सी बराबर क्या है यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी तुलना करके हम क्या करेंगे, ऐसा समीकरण बना देंगे। तो ए एक्स वर्ग है, यानी क्या हो जाएगा अपना 1 एक्स वर्ग धन बी एक्स है तो 0 × एक्स धन सी है तो 7 बराबर 0, एक लिखते नहीं है। तो देखो इस तरीके का हमारा समीकरण बन के तैयार हो गया है और ये हमारा क्या है, द्विघात समीकरण यहाँ पर है, ठीक है। यदि ये ना करना चाहो, इतना तक करना है तो भी सही है, क्योंकि हमें सिर्फ चेक करना है। मैं ऐसा बता दिया कि आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है। सीधी सीधी 4 लाइन इसमें बढ़ जाती हैं, ठीक। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन, क्या है, एक्स वर्ग ऋण 2x बराबर ऋण 2 3 ऋण x, ठीक है। तो हम ऐसे नहीं बता सकते हैं जब तक हम क्या ना करें, इसको तोड़ना लें, ठीक है। तो तोड़ो चलो। यहाँ पर क्या है, एक्स वर्ग ऋण 2x बराबर ऋण 2 का अंदर गुणा कर देंगे, ऋण 2 का 3 में होगा 2 तिया ऋण की 6, ऋण का क्या हो जाएगा धन, और 2 का x में सो 2x हो जाएगा, ठीक। अब देखो इस पूरे को इस साइड पक्षांतर कर दो। यहाँ पर क्या है, एक्स वर्ग ऋण 2x, इस साइड ये आ जाएंगे तो 7 6 काय के हो जाएंगे यहाँ धन के, और 2x काय का हो जाएगा ऋण का, ठीक है। तो एक्स वर्ग 2x और 2x देखो दोनों ऋण के हैं तो क्या हो जाएंगे ऋण के 4x, और यहाँ पर क्या है धन के 6 बराबर 0। अब आप लोग खुद बताइए क्या है, द्विघात समीकरण है। यहाँ पर देखो 2 की घात है सबसे बड़ी, ठीक है, और ये इनसे मतलब नहीं होता है, रहे तो ना रहे तो, ठीक है तो अच्छी बात है। बाकी सबसे बड़ी घात 2 की है, ठीक, इसलिए यह क्या है, एक द्विघात समीकरण है। तो पहला तरीका बताया था हमने पहले क्वेश्चन में, दूसरा तरीका ऐसा लिख सकते हैं हम कि यह समीकरण ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी के रूप में है, अतः यह द्विघात समीकरण है। यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं, ठीक। मैं एक क्वेश्चन में लिख के बता देता हूँ क्या लिखना है। यह समीकरण ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 के रूप में है, अतः यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। इस तरीके से आंसर हम इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन, क्या है, एक्स ऋण 2 एक्स धन 1 और एक्स ऋण 1 एक्स धन 3। तो पहले सबसे पहले तो इसके कोष्टक जो है ब्रैकेट है इनको तोड़ दो, उसको सही फॉर्म में ले आओ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जब 2 कोष्टक होते हैं, ठीक, तो उनका गुणा कैसे करते हैं, पहले इस वाली संख्या का इस पूरे में कर दो, फिर इस वाली संख्या का उस पूरे में कर दो, ऐसे इनका गुणा करते हैं, ठीक है। तो पहले इस एक्स का इस पूरे ब्रैकेट में गुणा कर दो, तो एक्स का एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वर्ग, और ऐसे नहीं करना तो एक स्टेप बढ़ा सकते हो, कैसे देखो, इस एक्स का एक्स इस पूरे में करना है तो यहाँ पर लिख देंगे हम क्या, एक्स गुणित यहाँ पर क्या है एक्स धन 1, फिर इस ऋण 2 का इस पूरे में करना है तो यहाँ आ जाएगा ऋण 2, और इसमें करना है तो एक्स धन 1। इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस एक्स का इस पूरे में करना है तो एक्स का करेंगे हम एक्स धन 3 में, तो फिर ऋण 1 का करना है तो ऋण 1 का करेंगे हम एक्स धन 3 में, ठीक है। तो चलो करो, एक्स का एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स वर्ग धन एक्स का, देखो ये चिन्ह भी लगाना जरूरी है, धन लगा तो धन, एक्स का 1 में करेंगे तो एक्स, ठीक है। अब चिन्ह का इससे असर पड़ेगा, ये धन का है इसलिए यहाँ धन का आया, यहाँ ऋण का होता तो ये भी ऋण का हो जाता। यहाँ देखना, देखो ऋण का 2 है, ठीक है, अंदर एक्स है, तो जब 2 का एक्स में गुणा करेंगे तो ऋण का भी गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा ऋण के 2x, ऋण धन का ऋण 2 का 1 में तो 2,
ऐसे यहाँ पर करेंगे x का x में करेंगे तो x वर्ग धन x का 3 में करेंगे तो 3x ऋण 1 का x में करेंगे तो x ऋण धन का ऋण 1 का 3 में करेंगे तो 3। ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या है x वर्ग 2x में से 1x घटा दो तो क्या बचेगा x काय का बचेगा ऋण का, क्योंकि ऋण की संख्या बड़ी है। यहाँ पर ऋण 2 है। सेम यहाँ पर 3x में से 1x घटेगा क्या बचेगा धन के 2x, क्योंकि धन की संख्या बड़ी है। यहाँ पर ऋण 3। इस पूरे का इस साइड पक्षांतर कर दो। यहाँ पर है x वर्ग ऋण x ऋण 2 और ये पूरा आ जाएगा। यहाँ पर ऋण का x वर्ग हो जाएगा, ऋण का 2x हो जाएगा और ऋण के 3 इस साइड आएंगे तो धन के 3 हो जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले तो देखो यही कट गया x वर्ग, खेल ही खत्म, x वर्ग ही कट गया। ठीक है, और कुछ नहीं कट रहा है। यहाँ पर ऋण के x ऋण के 2x तो क्या हो जाएंगे ऋण के 3x। ठीक है, ये ऋण के 2 है और धन के 3 है। 3 में से 2 गया धन का 1 बराबर 0। ठीक है, चाहे ऐसे लिख दो, ऋण का गुणा कर दो तो 3x ऋण 1 बराबर 0। बस यहाँ पर हमें वही लाइन लिखनी है। पहले तो ये चेक करो क्या ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि 2 की घात तो है ही नहीं इसमें, तो द्विघात समीकरण तो होना बनता ही नहीं है। तो हमें यहाँ पर ये लाइन लिखनी है कि यह समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के रूप में नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो ये लाइन जरूर हमें यहाँ लिखना है। ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा चौथा क्वेश्चन। क्या है x ऋण 3 2x धन 1 बराबर x और x धन 5। ठीक है, कर दो इसको सॉल्व। तो पहले इस x का गुणा इस पूरे में होगा, तो x का गुणा 2x धन 1 में होगा, और फिर इस ऋण 3 का गुणा भी 2x धन 1 में होगा। इसका डायरेक्ट गुणा होगा, x का x में करेंगे तो x वर्ग धन x का 5 में करेंगे तो 5x। ठीक है, इसका करो x का x में x वर्ग 2 जो कहते हो। ठीक है, यहाँ 1 होता है तो 2 एकम 2। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अपना 2x वर्ग, x का 1 में करेंगे तो x। यहाँ पर ऋण 3 है, ऋण धन का ऋण 3 दूनी 6 और यहाँ पर x, फिर से ऋण धन का ऋण 3 एकम 3। यहाँ पर क्या है अपना x वर्ग धन 5x। ठीक, अब यहाँ पर देखो इसको इस साइड हम पूरा ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है अपना 2x वर्ग। ठीक है, 6x में से 1x घटाओ तो 5x बचेंगे, वो भी ऋण के, और ऋण के क्या है यहाँ पर 3। साथ में इसको पक्षांतर कर दो तो x वर्ग ऋण का हो जाएगा और 5x भी ऋण का हो जाएगा, बराबर क्या है 0। ठीक है, तो x वर्ग वाला एक ये है, तो 2x वर्ग में से 1x वर्ग घटाओ तो क्या बचेगा मात्र x वर्ग। ठीक है, यहाँ पर 5x है ऋण के, यहाँ पर भी ऋण के, दोनों जुड़ जाएंगे तो ऋण के 5 और ऋण के 5 क्या होते ऋण के 10x। ठीक है, संख्या यहाँ पर कुछ नहीं, देखो x वर्ग वाला हो गया 5x हो गया, बचा के अपने पास ऋण के 3 बराबर क्या होता है 0। तो ये x वर्ग है, यहाँ पर 2 की घात यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या लिखना है कि यह समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के रूप में है, अतः यह द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो जल्दी से चाहो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा पांचवा क्वेश्चन। सेम वही प्रोसेस है। ठीक है, बार बार उसको बताने की जरूरत नहीं है। 2x का इस ब्रैकेट में गुणा होगा तो 2x, और ब्रैकेट में क्या है अपना x ऋण 3। ऋण 1 का इस ब्रैकेट में गुणा होगा सो यहाँ पर है x ऋण 3। x का इस ब्रैकेट में गुणा होगा तो x क्या है यहाँ पर x ऋण 1 धन 5 का इस ब्रैकेट में गुणा होगा तो 5 x ऋण 1। ठीक है, गुणा कर दो, 2x का x में होगा तो क्या होगा 2x वर्ग ऋण 3 दूनी 6 और x है तो x। ऋण का गुणा करो ऋण 1 का, तो ऋण धन का ऋण 1 का x में करेंगे तो x, ऋण ऋण का क्या होगा धन 1 का 3 में करेंगे तो 3। x का x में गुणा होगा तो x वर्ग ऋण x का 1 में होगा तो x, धन के 5 का x में होगा तो 5x, धन ऋण का ऋण 5 का 1 में होगा तो 5। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है 2x वर्ग ऋण के 6x है और ऋण का 1x है, तो क्या हो जाएगा ऋण का 7x, यहाँ पर धन का 3 बराबर। सेम यहाँ पर 5x धन के हैं और 1x ऋण का है, तो 5 में से 1 गया क्या बचा धन के 4x और ऋण के यहाँ पर क्या है 5। इस पूरे को इस साइड पक्षांतर कर दो, 2x वर्ग ऋण
7x धन 3। ये पूरा इस साइड आ जाएगा, ये ऋण का x वर्ग, ऋण का 4x, और ये धन का 5। देखो अब यहाँ पर सबसे पहले x वर्ग वाला है, 2x वर्ग में से एक x वर्ग गया, क्या बचा सिर्फ x वर्ग। ठीक है, x वाला ये है, x वाला ये है, ऋण के 7 है, ऋण के 4 है। ठीक है, 7 और 4 क्या होते हैं 11, तो ऋण के 11x, धन के 3 है और धन के 5 है, तो 5 3 क्या होंगे धन के 8, बराबर क्या है 0। यहाँ पर क्या है x वर्ग ऋण 11x धन 8, ये दो की घात यहाँ पर है, अतः यह क्या होगा द्विघात समीकरण होगा। तो लाइन क्या लिखनी है कि यह समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के फॉर्म में है, के रूप में है, अतः यह द्विघात समीकरण होगा। तो जल्दी से चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बढ़ते हैं हम सीधे छठवें क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा छठवां क्वेश्चन, क्या है x वर्ग धन 3x धन 1 बराबर x ऋण 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जरा, इसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से टूटा हुआ है, तो इसको हम जो कहते हैं लिख देंगे बराबर। इसमें सर्व समीकरण लगेगी क्या, a ऋण b का वर्ग, तो क्या होती है a वर्ग यानी x का वर्ग धन b वर्ग यानी 2 का वर्ग, ऋण 2ab यानी 2x और 2ab। ठीक है, यहाँ पर क्या है अपना x वर्ग धन 3x धन 1, ये ज्यों करते हो। यहाँ पर देखो x वर्ग धन 2 का वर्ग 4, 2 दूनी 4, और यहाँ पर क्या है x। ठीक है, इस पूरे को इस साइड पक्षांतर कर दो। यहाँ पर x वर्ग धन 3x धन 1 पूरा पक्षांतर हो जाएगा, तो ऋण का x वर्ग हो जाएगा, ऋण के 4 हो जाएंगे, धन के क्या हो जाएंगे 4x, बराबर क्या है 0। सबसे पहले तो देखो x वर्ग कट गया, यहाँ पर है 3x, यहाँ पर है 4x, तो क्या हो जाएंगे 7x, धन का 1 है, ऋण का 4 है। ठीक है, यही बचा 1 और 4, तो 4 में से 1 गया, क्या बचा 3, बराबर 0। अब आप लोग बताओ क्या आया है, द्विघात समीकरण के रूप में है, तो 2 की घात है ही नहीं। ठीक है, ये तो रैखिक समीकरण हुआ, तो अतः यह है समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के रूप में नहीं है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, तो चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा 7वां क्वेश्चन, क्या है x धन 2 का घन बराबर 2x x वर्ग ऋण 1। ठीक है, तो देखो जरा, यहाँ पर एक सरल समीकरण लग रही है, क्या a धन b का घन। ठीक है, ये क्या होती है a घन धन b घन धन 3ab और a धन b, या 3a वर्ग b धन 3ab वर्ग, जैसा आपको करना हो। ठीक, तो यहाँ पर हम ये वाले लिख रहे हैं 3a वर्ग b धन 3ab वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर a हो जाएगा अपना x, b हो जाएगा अपना 2। ठीक, तो यहाँ से इसको सॉल्व कर दो, तो a घन यानी x का घन धन b घन यानी 2 का घन धन 3a वर्ग यानी x का वर्ग b यानी 2 धन 3ab वर्ग, a यानी x और b वर्ग यानी 2 का वर्ग। ठीक है, ये सर्व समीकरण लग गई, और इस साइड 2x का अंदर गुणा कर दो, तो 2x का x वर्ग में होगा तो क्या हो जाएगा 2x घन ऋण 2x का 1 में होगा तो 2x, इसको सही कर लो। x घन धन 2 का घन क्या होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 धन 3 दूनी 6, और x वर्ग है तो x वर्ग धन, देखो 3 या 2 का गुणा 2 का वर्ग है तो 2 दूनी क्या होता है 4, तो यहाँ पर 2 दूनी 4 या 12x, ये इस साइड का घन को, तो ऋण के हो जाएंगे अपने 2x घन, और धन के हो जाएंगे यहाँ पर 2x बराबर 0। अब देखो यहाँ पर ये घन वाला है और कहाँ है ये घन वाला है, तो 2x घन में से 1x घन घटेगा तो क्या होगा ऋण का 1x घन बचेगा। ठीक है, ये वर्ग वाला है और वर्ग वाला नहीं है, तो ये हो जाएगा धन का 6x वर्ग, वर्ग के बाद आओ x पर, ये x वाला है और ये भी x वाला है, तो 12 में से 2 का क्या बचेंगे 10x, वो भी धन के। अब देखो संख्या है, तो एक संख्या ये है और कहीं कुछ नहीं है, तो क्या बचा यहाँ पर धन के 8, बराबर क्या है 0।
अब ये बताओ क्या यह द्विघात समीकरण है? ठीक है, इसके ऊपर सबसे बड़ी घात 3 की, इसलिए कौन सा समीकरण होगा? ये त्रिघात समीकरण होगा, ये द्विघात समीकरण इसको हम बिल्कुल नहीं बोल सकते। तो अतः यह यहाँ लिखना है, चूंकि यह समीकरण ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 के रूप में नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा हमारा 8वां क्वेश्चन। एक्स घन ऋण 4x वर्ग ऋण x धन 1 बराबर x ऋण 2 का होल क्यूब। ठीक है, इसको हमें कुछ नहीं करना है, इसको ज्यों का त्यों लिख दो, क्योंकि ये तो सॉल्व ही है एक हिसाब से। ठीक है, इसमें वही सर्वसमीका लग रही, इस बार कौन सी लग रही? ऋण वाली सर्वसमीका। ठीक है, तो ऋण वाली सर्वसमीका क्या होती है? ए ऋण बी का घन बराबर ए घन ऋण बी घन ऋण 3a वर्ग बी और धन 3ab वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर हम सर्वसमीकरण लगा देंगे। तो ए घन यानी यहाँ पर हो जाएगा एक्स घन, ठीक है, ऋण बी घन यानी 2 का घन ऋण 3a वर्ग बी, तो 3a वर्ग यानी एक्स का वर्ग और बी यानी 2 धन 3ab वर्ग, तो 3a यानी एक्स और बी वर्ग यानी 2 का वर्ग। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर है अपना एक्स घन ऋण 4x वर्ग ऋण x धन 1, इसको सही कर लो। x घन 2 का घन 8 होता है। ठीक है, 3 दूनी 6 और x वर्ग 2 दूनी 4 तिया 12 12x, इस पूरे को इस साइड पक्षांतर कर दो। ठीक है, तो जल्दी से इसको पक्षांतर कर दो। तो x घन यहाँ पर क्या है? ऋण के 4x वर्ग ऋण के x धन 1, ये पूरे साइड चिन्ह पलट जाएंगे, तो ऋण के हो जाएंगे x घन, धन के हो जाएंगे 8, धन के हो जाएंगे 6x वर्ग, ऋण के हो जाएंगे 12x बराबर क्या है? 0। देखो सबसे पहले तो x घन और x घन यहाँ से कट गया। ठीक है, अब 2 की घात यहाँ पर भी और यहाँ पर भी है, तो ऋण के 4x वर्ग है, धन के 6x वर्ग है, तो घटेंगे, 6 में से 4 गया 2, वो भी धन के, क्योंकि धन का 6 बड़ा है, तो यहाँ बचेंगे 2x वर्ग। ठीक, अब आ जाओ x पर, यहाँ पर x है और यहाँ पर x है। ठीक है, ये रहा, तो ऋण के 12x है और ऋण का 1 है, तो ऋण के क्या हो जाएंगे? 13x। ठीक, अब आ जाओ संख्या पर, यहाँ पर 8 1 है और यहाँ पर 8 है, दोनों धन के, तो 8 और 1 9 बराबर क्या है अपना? 0। अब आप लोग खुद बताइए, क्या ये द्विघात समीकरण है? ठीक है, 2 की सबसे बड़ी घात है, यहाँ पर भी सही है सिस्टम, मतलब ये द्विघात समीकरण है। तो ये हो गया अपना 8वां क्वेश्चन, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसी के साथ अपना ये पहला क्वेश्चन खत्म होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले तो पढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन। निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है? कुछ हमें क्वेश्चन दिए हैं, इबारती सवाल, इनको हल नहीं करना है, इनको क्या करना है? सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में हमें व्यक्त करना है, मतलब इनका आंसर नहीं निकालना है। जहां से हमारा द्विघात समीकरण बनेगा वहां से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन क्या है। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें इसमें दिया है क्षेत्रफल कितना? 528। ठीक है, तो 528 वर्ग मीटर हमें क्षेत्रफल दिया है, और एक चीज और दी है कि इसकी जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। तो किससे अधिक है? चौड़ाई के दुगने से एक अधिक, तो हम चौड़ाई को क्या मानेंगे? x। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहाँ पर मान लेंगे। ठीक है, तो माना है क्या ये? एक आयताकार भूखंड। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई, ठीक है, बराबर क्या है? x मीटर है। तो हमने क्या मान लिया? आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर x मीटर है, तो उसकी लंबाई क्या होगी? ठीक है, तो लंबाई उन्होंने ये बताया है कि चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक, तो चौड़ाई का दोगुना कर दो सो 2x और एक अधिक कर दो सो 1, सो 2x धन 1 मीटर, ये हमारी क्या हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या दिया है? क्षेत्रफल, तो हमें क्षेत्रफल कितना दिया है? 528 मीटर वर्ग। ठीक है,
तो हमें क्या करना है, इसका एक समीकरण बनाना है, वो भी द्विघात। ठीक है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल कितना है, 528। क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक है, यहाँ पर कितना है, 528। लंबाई कितनी है हमारी, 2x-1 और चौड़ाई कितनी है अपनी, x। यहाँ पर कितना है, 528। x का अंदर गुणा कर दो, x का 2x में करेंगे क्या बन जाएगा, 2x वर्ग। x का 1 में करेंगे तो x। इसको इस साइड पक्षांतर कर दो तो क्या हो जाएगा, 528 बराबर क्या बचेगा, 0। ठीक है, पूछ क्या रहे थे, इनको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। ये अपना द्विघात समीकरण बन गया, 2x वर्ग धन x ऋण 528। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं करना है। ठीक, ये अपना क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो ये द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त हो चुका है। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बढ़ते हैं हम सीधे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सरल क्वेश्चन है, ज़्यादा क्वेश्चन में कुछ कठिन है नहीं है, थोड़ा सा समझने का है कि क्या है। ठीक है, जो मानने वाला है ना, कि माना कि ये और वो, यही इसमें मुश्किल होता है कि किसको माने। ठीक है, तो देख लो, जैसे उन्होंने बताया था कि भाई जो लंबाई है वो चौड़ाई से दुगने के एक अधिक है। तो किससे दुगने के एक अधिक है, चौड़ाई के, तो चौड़ाई को x मान लो, जब तो उसका दुगना करोगे और एक अधिक करोगे। चलो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अब इसमें दिया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अब इसमें दिया है धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, कोई भी संख्या है, ठीक है, वो धनात्मक पूर्णांक होती है। अब दो क्रमागत मतलब यदि एक 3 है तो दूसरा उससे एक ज्यादा होना चाहिए, तो 4 होगा। ठीक है, और इनका यदि हम गुणा कर दें तो उनका गुणनफल कितना आना चाहिए, 306 आना चाहिए। ठीक, तो हमें इनके पूर्णांकों को ज्ञात करना है। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया, लेकिन हमें एक चीज दी है कि दो क्रमागत। ठीक है, तो हम दो क्रमागत पूर्णांक मान लेंगे। ठीक, फिर दूसरा यहाँ से सॉल्व करेंगे। ठीक, तो हम यहाँ लिखेंगे कि माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो धनात्मक पूर्णांक वो भी क्रमागत, तो हम यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं ना, माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक x होगा तो दूसरा इससे क्या होगा, एक अधिक। जैसे यहाँ पर होता था 3, तो 3 के बाद क्या आएगा, 4। क्या किया हमने, 3 में एक जोड़ दिया, तो क्रमागत का मतलब क्या होता है, उससे एक अधिक। तो x से एक अधिक क्या होगा, x-1। ठीक है, तो ये बन गए हमारे दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। ठीक, और इनका गुणनफल कितना दिया हमें, 306। तो हमें ये दिया हुआ है कि इनका गुणनफल बराबर कितना है, 306। तो इनका गुणनफल मतलब इन दोनों का गुणा कर दो, तो x का गुणा हम x-1 में करेंगे तो कितना आना चाहिए, 306 आना चाहिए। ठीक है, अब देखो इसका गुणा कर दो, x का x में करेंगे तो x वर्ग, x का 1 में करेंगे तो x। खेल खत्म, इसको इस साइड पक्षांतर कर दो, तो यहाँ पर है x वर्ग x ऋण 306 बराबर क्या हो जाएगा, 0। और यही हमारा क्या है, आंसर है, क्योंकि ये द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त हो चुका है। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं सीधे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ध्यान देना, जो रोहन की माँ है वो रोहन से कितनी, 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। मतलब इनकी आयु का जो गुणनफल है अब से 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें x मानना पड़ेगा किसी एक को। अब इसमें किसको मानना पड़ेगा, इसमें क्या दिया है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की माँ रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, मतलब रोहन को हमें क्या मानना पड़ेगा, यहाँ पर x मानना पड़ेगा। हमने बताया था जिससे ज्यादा हो उसको मानना है, क्योंकि रोहन को x मानेंगे तभी तो उसकी माँ 26 वर्ष हम उसमें प्लस करेंगे। ठीक है, तो ऐसे में सिचुएशन में हम क्या करते हैं, वर्तमान आयु मानते हैं। क्या मानते हैं, वर्तमान आयु। तो हम क्या करेंगे, माना कि
रोहन की वर्तमान आयु कितनी है? एक्स वर्ष। ठीक है, हमने मान लिया रोहन की वर्तमान आयु कितना है? एक्स वर्ष। ठीक है, हमें क्या दिया है कि इसकी जो रोहन की माँ है उससे कितनी वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। मतलब यदि एक्स में हम 26 जोड़ दें तो उनकी माँ की आयु निकल जाएगी। ठीक है, तो अतः हम लिखेंगे अतः रोहन की माँ की वर्तमान आयु 26 वर्ष बड़ी है, तो भाई इसमें क्या हो जाएगा? 26 जुड़ जाएगा। सीधी सिंपल सी बात है भाई। इसकी वर्तमान रोहन की वर्तमान आयु हमने एक्स मान लिया और वो 26 वर्ष बड़ी है, तो उसमें हम क्या कर देंगे? 26 प्लस कर देंगे। ठीक है, अब उसमें ये बता रहे हैं कि इनकी आयु का गुणनफल। ठीक है, अब से 3 वर्ष पश्चात, पहले 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या हम? 3 वर्ष पश्चात। तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी हो जाएगी? वर्तमान आयु कितनी है उसकी? एक्स है। 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 3 जुड़ जाएंगे, तो एक्स धन 3 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार रोहन की माँ की आयु 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? अभी कितनी है उनकी? एक्स धन 26 है, 3 और प्लस हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे? एक्स धन 29 वर्ष। तो हमने 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु निकाल दी। अब हमें क्वेश्चन का प्रश्न पे आएंगे, क्या है? प्रश्नानुसार। अब हम क्वेश्चन पे आएंगे, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार। क्वेश्चन ये कह रहा है कि उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष बाद कितना हो रहा है? 360। ठीक है, तो 3 वर्ष बाद इनकी आयु का गुणनफल 360 है, तो इनका इनका गुणा कर दो भाई। एक्स धन 3, एक्स धन 29। ठीक है, इनका आयु का गुणनफल, ये गुणनफल हो गया ना? कितना हो रहा है? 360। भाई सॉल्व कर दो। एक्स का इसमें करेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं? एक्स का एक्स धन 29 में होगा, धन 3 का भी एक्स धन 29 में गुणा होगा। यहाँ पर कितने हैं? 360। एक्स का एक्स में करेंगे एक्स वर्ग, धन 29 का एक्स में करेंगे 29x, धन 3 का एक्स में करेंगे सो 3x, धन 3 का 29 में करो। ठीक है, तो सीधा सीधा सा भी कर सकते हो। 30 मान के चलो तो 90 होते हैं, 3 कम है तो घटा दो 90 में से 3, कितने बचेंगे? 87। नहीं मानना तो 3 नाम 27 की 7 हासिल की 2, 3 दूनी 6 2 8, ऐसे भी 87 आएगा। ठीक है, तो बराबर कितना है? 360। इसको सॉल्व कर दो। ठीक है, यहाँ एक्स वर्ग वाला यही है, तो ये हो जाएगा एक्स वर्ग। 29x है और यहाँ पर 3x है, तो कितने हो जाएंगे? 32x। यानी यहाँ पर कितना है? 87, और 360 इस साइड आ जाएंगे, तो ऋण के हो जाएंगे, बराबर क्या है? 0। ठीक है, अब देखो जरा, इनको घटा दो, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर है एक्स वर्ग धन 32x, घटा दो भाई। 0 में से 60 जाएंगे नहीं, 10 में से 60 गए, कितने बचेंगे? 3। ठीक है, यहाँ बचेंगे 5, 5 में से 8 जाएंगे नहीं। अब यहाँ पर 5 15 हो जाएंगे, तो 15 में से 8 गए, कितने बचेंगे? 7। यहाँ पर कितने बचेंगे? 2। तो ये ऋण के। ठीक है, इसको हम सही से लिख दे रहे हैं, ऋण के 273 बराबर 0। ठीक, और यह बन गया हमारा द्विघात समीकरण। ठीक, और यही हमारा क्या है? इसका आंसर। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यही थोड़ा सा बड़ा सवाल है, बाकी तो सब छोटे छोटे सवाल थे। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती
तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। तो इस रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक, थोड़ा ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। क्या दिया हमने, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। तो सबसे पहले एक सूत्र क्या होता है हमारे पास, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये होता है, सबने पढ़ा होगा। अब यहाँ से यदि दूरी निकाल ली है, ठीक है, तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुणित समय। तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा दूरी बराबर चाल गुणित समय। और समय निकालना हो तो चाल यहाँ आ जाएगा, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। इस फॉर्मूले से 3 फॉर्मूले बनते हैं, इनको ध्यान रखना, ठीक है। अब हमें क्या दिया है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। मतलब यदि इसकी जो चाल है वो कितनी होती, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो वह उस दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। सीधी सिंपल सी एक बात है कि पहले कोई उसकी एक चाल रही होगी, ठीक, वो हमें नहीं पता, तो हम उसको क्या मान लेंगे, एक्स। माना कि जो पहले की चाल है, ठीक है, वो क्या है, एक एक्स है, ठीक है। तो फिर जब हम चाल निकाल, मतलब चाल हम एक्स मानेंगे, तो हम उसका समय निकालेंगे कि भाई इसमें समय लग रहा ना, वही तो बोल रहे इतना ज्यादा समय लगता है, इतना कम समय लगता। तो पहले जब हम चाल को एक्स मानेंगे, ठीक है, तो समय निकालेंगे कितना समय लग रहा। फिर उन्होंने क्या बोला कि यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होगी, तो उस चाल में से हम 8 घटाएंगे, क्योंकि उतनी कम हो गई। अब देखेंगे समय पे क्या इफेक्ट पड़ा, तो समय कितना बढ़ जाएगा, 3 घंटे। ठीक, तो इसको ध्यान से थोड़ा समझना। तो हमने क्या कर लिया, माना रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या है, एक्स किलोमीटर, ठीक है, प्रति घंटा। तो हमने रेलगाड़ी की जो चाल है उसको क्या मान लिया है, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया है। जब हम एक्स किलोमीटर प्रति घंटा चाल मान रहे, तो समय तो निकालेंगे भाई, इस रेलगाड़ी को जाने में समय कितना लग रहा, ठीक है। तो इसका समय क्या होगा, तो इसका समय हमने क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी हमारे पास कितनी थी उनने, 480। तो 480 और चाल कितनी है हमारे पास, एक्स। मतलब यदि रेलगाड़ी की चाल एक्स किलोमीटर प्रति घंटा है, तो उसको 480 बटे एक्स इतना समय लगेगा, ठीक है, इतने घंटे, घंटों में चल रहा है हिसाब किताब, तो इतने घंटे उसको लगेंगे, ठीक है। अब वो क्या बोल रहे हैं कि यदि इसकी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दे, ठीक है, तो कम कर दो भाई। तो रेलगाड़ी की चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर जो नई चाल होगी वो क्या होगी, पहले कितनी थी, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, हमने 8 किलोमीटर कम कर दिया, तो क्या हो जाएगी, एक्स ऋण 8 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगी। अब इसमें कितना समय लगेगा, तो समय उन्होंने हमें दे दिया है, उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेगी। मतलब समय हमारा पहले कितना लग रहा था, 480 बटे एक्स, और हमें कितना लगेगा, 3 घंटे अधिक। तो इसमें समय कितना लगेगा हमें, 3 घंटे अधिक लग रहा है, इसमें 3 जोड़ दो, तो 480 बटे एक्स, इसमें 3 जोड़ दो, तो ये बन गया हमारा नया समय। तो हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले दूरी दी है कि रेलगाड़ी की 480 किलोमीटर की दूरी तय कर रही, ठीक है। तो हम दूरी वाला यहाँ से सूत्र लगाएंगे, ठीक। तो दूरी क्या होती है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, ठीक है। तो हमारी चाल कितनी है, इस बार दूरी हमारी कितनी है, 480, चाल कितनी है हमारे पास, एक्स ऋण 8, और इसमें समय कितना लग रहा है, 480 बटे एक्स धन 3। इनका गुणा कर दो, आंसर हमारा आसानी से आ जाएगा। ये मिटा देता हूँ, अब इसकी जरूरत हमें नहीं है, ठीक है।
अब देखो जरा कैसे सॉल्व करोगे इसको। 480 यहाँ ज्यों के त्यों है, इस x का s में गुणा कर देंगे और इस 8 का s में गुणा कर देंगे, अलग अलग गुणा कर दो, ज़्यादा आसान हमारे हिसाब से रहेगा। ठीक है, x का गुणा करेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा हमारा 480 x, और बटे क्या है यहाँ पर x है ही। ठीक है, धन है तो धन, x का 3 में करेंगे तो 3x। ठीक है, ऋण 8 का कर दो तो ऋण 8 का करेंगे तो 8 तुलनाम 0, 8 रेंगे 64 की 4 हासिल की 6, 8 सौ के 32। ठीक, 32 और 6 38, 3840 बटे क्या है यहाँ पर x। ठीक है, धन ऋण का ऋण, 8 तिया 24। तो इस तरीके से ये हमारा बन गया। देखो अब एक काम करो, देखो इस x से हमें छुटकारा पाना है, पूरे समीकरण में क्या कर दो x से गुणा कर दो। ठीक है, तो यहाँ भी होगा, दोनों तरफ होता जो होता, ठीक है, यहाँ भी होगा और वहां भी होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा अपना क्या 480x बराबर। ठीक है, इसमें x का गुणा करेंगे, x x कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा 480x। ठीक, इसमें x का गुणा होगा क्या हो जाएगा 3x वर्ग, इसमें x का गुणा होगा x x कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ मात्र 3840, और इसमें x का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 24x। ठीक है, देखो 480x 480x दोनों तरफ से कट जाएंगे। अब हमारे यहाँ पर सिर्फ क्या बच रहा है 3x वर्ग ऋण के 24x और ऋण के 3840 बराबर 0। तो देखो 4 दो 6 4 दो, अब देखो इसमें 3 का भाग भी जा रहा है। ठीक है, तो पूरे समीकरण में हम 3 का भाग दे देंगे, 3 को इससे भाग करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर x वर्ग ऋण 3 8 24, और यहाँ पर बचेगा देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचेंगे 2, 3 8 24, ये 0 बराबर, और यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। और इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 4.1 है वो यहीं पर ख़त्म होती है। तो अगली एक्सरसाइज 4.2 करेंगे हम अगली क्लास में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, जो व्यक्ति नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।